Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. Today we are going to discuss a new and important topic, that is linear equation in two variable. Linear equation दो वेरिएबल के टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हो चुका है लेकिन ये एक रिवीजन वीडियो है और जो भी यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ये एज अ रिवीजन पर्पस के लिए है, लेकिन इसमें आपको मेन बातें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए, और कुछ एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपके बेसिक्स जो क्वेश्चंस के हैं नॉलेज आपको पता चले। फिर बाकी बात अपने बुक्स जब सॉल्व करेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चंस में आपको करना है और क्या नहीं करना है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ। यू कैन सी, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, अगर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी हिंदी मीडियम से है, आपके सामने इधर इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश और हिंदी में भी लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हमारा जो हमारा चैप्टर है ये लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल क्या है, यानी ये जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का है। तो सबसे पहला एक वर्ड आता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता क्या है? पावर। पावर बोले या तो डिग्री बोले हम, डिग्री कितना होता है इनका? 1। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? हाईएस्ट पावर उसकी 1 होनी चाहिए। जैसे एक इक्वेशन लिखूं 2x + 1, देखिए इसकी हाईएस्ट पावर यानी जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर यानी इस x की पावर क्या है? कुछ नहीं तो यानी 1। अगर मैंने लिखूं यहाँ 9xy कुछ भी ऐसे करके लिखा मैंने, तो इसकी भी 1 इसकी भी 1। अगर मैंने लिख दिया 3x + y² तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर आ गया 2, यानी जो भी वेरिएबल्स होंगे उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर। अब बात करता है इक्वेशन का, तो इक्वेशन में क्या बोलता है कि जब वेरिएबल कांस्टेंट मिल करके कुछ कॉम्बिनेशन से कुछ यूनिक सा बना रहे हो, कुछ डिफरेंट सा बना रहे हैं। देखो जैसे 2x + 1 कुछ अलग सा बन रहा है, 9x + y कुछ अलग बन रहा है, और ये तो आपका लीनियर तो है ही नहीं, लेकिन इस तरीके से कुछ इक्वेशंस बनेंगे वो अलग से बनेंगे, यानी कुछ दो वेरिएबल कांस्टेंट ये सब मिल करके कुछ नया फॉर्मेशन करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग इक्वेशन, यानी समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। अब फिर बोलता है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वेरिएबल्स यानी a से लेकर के z तक के बीच में अगर उस इक्वेशन में सिर्फ a है, सिर्फ b है, सिर्फ c है, सिर्फ d है, यानी जो वेरिएबल a b c d यही सिर्फ है, अगर सिर्फ एक वेरिएबल है तो वो क्या है? लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल है। लेकिन आप देखो यहाँ पे अगर इसी के साथ अगर दो वेरिएबल है, मान लो a के साथ b भी है, देखो यहाँ x के साथ y भी है, तो इसी को कहते हैं हम लोग टू वेरिएबल्स। अब आपके एनसीईआरटी में, सीबीएसई के मुताबिक एनसीईआरटी में से कुछ टॉपिक्स काट दिए जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये लीनियर इक्वेशन के कांसेप्ट निकल कर कहां से आए हैं। सपोज करिए आपने क्लास 9th में एक क्वेश्चन देखा होगा, जो उस क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक इक्वेशन है x + 2y = कहा जाता है 4 है, x + 2y = 4 है। अब कहा जाता है कि ग्राफ एक ग्राफ बनाओ और इस पे क्या करो, इस इक्वेशंस के को प्लॉट करो, इस लाइन को दिखाओ मुझे आप। तो हम क्या करते थे कि x को हम इधर ट्रांसफर कर देते थे, यानी ये हो जाता था 2y = 4 - x, y = हो जाएगा 4 - x, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई है y के साथ तो नीचे आ जाता था 2। अब हम क्या करते थे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते थे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसके अंदर x और नीचे लिखते थे y। अगर x की वैल्यू अगर हमने 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो y = 4 - 0/2, तो यानी ये हो जाएगा 2, 4 में से 0 जाएगा तो 4, अब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 2, तो आ गया। जब हम हमारा जो कोऑर्डिनेट है अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि अगर मान लो कि अगर x के जगह पे आप 1 डाल रहे हो तो क्या आएगा? y = 4 - 1/2, यानी ये हो गया 3/2, ठीक है। तो 3/2 यानी यहाँ हमारा आ गया 3/2। इसी तरीके से अगले बार हम डालेंगे -1, तो y = 4 - -1/2, तो 4 माइनस हो गया आपका +1/2, तो 4 1 कितना हो गया? 5/2। हमने जब -1 डाला तो इसकी इक्वेशन बनी 5/2। अब हम क्या करते थे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जैसे कि मान लो कि इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कुछ कंसीडर कर रहे हैं, जैसे 2.5 आएगा तो 3 के राउंड ऑफ मान लेते हैं अभी के लिए फिलहाल, और ये 1.5 आएगा तो इसको 2 के राउंड ऑफ मान लेते हैं। हमने इसको मान लिया कि ये 2 के राउंड ऑफ है और ये 3 के राउंड ऑफ है, ठीक है। अब इनकी बाउंड्री डिमार्केशन जरा हम करें इसकी। अब देखो x हमारा 0 पे है, सबको पता है कि यहाँ आपका 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये होगा -1 -2 -3 -4 और -5। इधर होगा 1 प्लस का 2 3 4 5 6 और 7, इधर भी आपका -1 -2 -3 -4 -5 और -6। मार्किंग हो गई हमारी। अब हमारा है 0 और 2, तो x0 y2, तो y2 यहाँ आ गया प्लॉट में, ठीक है भाई। कहता है कि 1 और 2, तो सर यहाँ है हमारा, तो देखो इसमें थोड़े से ऊपर नीचे होंगे ये, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है।
तो देखो 1 है x की वैल्यू और y की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये हमने इसको माना था, तो कुछ समथिंग मान लो यहाँ पे अप्रॉक्सी आ रहा है, और इसको माना था हमने -1, ये रहा -1, और इसको हमने 3 कंसिडर किया है, तो कुछ समथिंग यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो एक इक्वेशन बना रहे हैं, बन रहा है ये, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी, तीनों पॉइंट्स देखो इन्हीं के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशंस। अब जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है यहाँ है आपका x और यहाँ है y, दोनों है इसमें। अगर मान लीजिए कि 2 लाइन दी हुई है, 2 लाइन दिया हुआ है, तो कहता है कि 2 लाइन्स अगर 2 लाइन्स दी गई हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो दोनों लाइन अगर दी गई है तो सपोज करो एक बार एक लाइन ऐसे बना और जो दूसरा इक्वेशन बनाया आपने ऐसे बना, तो देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग है, यानी एक दूसरे को काट रही हैं बीच से। ठीक है, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद, यानी 2 लाइनें जब जा रही होती हैं और एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद। अब ये भी हो सकता है कि ये एक लाइन है, एक लाइन ऐसे निकल जा रही है, बिल्कुल इनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल क्या है, इक्वल है, बराबर है, क्या है, बराबर है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समानांतर रेखाएं। समानांतर का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेन की पटरी जो होती है उनके बीच में जो गैप होती है, दूरी जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, तो एक समांतर रेखाएं बना सकता है या पैरेलल लाइन बना सकता है। अब बात करते हैं हम हमारा अगला पॉइंट क्या, कि ये 2 लाइनें हो रही, अब एक क्या करे कि एक इक्वेशन है, सपोज करिए ये लाइन है, पहली ये है, अब इसी के ऊपर ठीक दूसरी इसी के ऊपर है, ठीक दूसरी भी इसी के ऊपर है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक है। मैंने देखो तीनों का नाम लिया, एक का लिया इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। सबसे पहले देखो, अब हम यहाँ पे, अब यहाँ देखो ध्यान से लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशंस होती है, तो 3 कंडीशंस होती है। सबसे पहला है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेद, देखो यहाँ डायग्राम बना रखा है, दोनों एक दूसरे को काट रही है। फिर बोलता है कि अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ हो गया कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी, y की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो बोलता है ये यूनिक सॉल्यूशन है, केवल एक हल होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन इसका निकलेगा, यानी एक x और एक y की वैल्यू निकलेगी। अगला कहता है कि कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट बताया क्या अभी मैंने, कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर में, जैसे ये लाइन जा रही है इसी के ठीक एक ऊपर में है, अब जब इसी के ठीक ऊपर में है एक, तो इसी को कहते हैं हम लोग कोइंसिडेंट। अब ये कोइंसिडेंट यानी समपाती रेखाएं, अब जब समपाती रेखाएं होंगी यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी का मतलब यहाँ हो गया कि आश्रित, इतने सारे होंगे कि शायद अब गिनती ना कर सके। ठीक है, यानी अनंत, अनगिनत है, अनेक हल होंगे इनके। ठीक है, बहुत सारे। अगला है हमारा पैरेलल लाइंस, पैरेलल यानी समानांतर रेखाएं, बिल्कुल बीच में बराबर होगी। अब जब समानांतर रेखाएं हो गया तो इसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो बोलता है कि नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल लाइन हो गया तो इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं। अब ये बात आता है सर हम x की वैल्यू y की वैल्यू तो निकाल पा रहे हैं, हाँ भाई वो अलग अलग है। जब एक अलग इक्वेशन और एक अलग इक्वेशन जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, तो पहला बोलता है कि दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं, दूसरा बोलता है दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो सकते हैं, और तीसरा बोलता है दोनों एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं। 3 कंडीशन इसने बताया, पहला कंडीशन बता दिया, दूसरा कंडीशन एक दूसरे के ऊपर, और तीसरा कंडीशन दोनों एक दूसरे के बराबर का। अब उसमें कहता है कि अगर ये होंगे तो क्या, तो अगर ये होंगे यानी ये पैरेलल यानी समानांतर रेखाएं अगर होगा तो क्या, तो बोलता है नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी इन दोनों लाइनों के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर कहता है इनकंसिस्टेंट, ये शब्द इनकंसिस्टेंट, अब आपका डिपेंडेंट और ये कुछ शब्द होते हैं, ये क्वेश्चंस में खास करके पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसमें ये सारे इनकंसिस्टेंट शब्दों का और डिपेंडेंट वर्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इनका मतलब पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट। फिर बोलता असंगत, यानी क्या बोलता, नो सॉल्यूशन का मतलब है असंगत, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। फिर इसी का बोलता है कोई हल नहीं, इसके कोई भी हल नहीं होंगे। अब इसको यूज कैसे करना, देखो यहाँ सामने कुछ a1/a2 b1/b2 लिखा हुआ है। अब इसको यूज करना कैसे है, तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चन को, आपने एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन बताइए मुझे, कोई भी क्वेश्चन बोलिए अपने एनसीईआरटी से। हाँ बताइए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन एक बताइए मुझे। x + y = 5, दूसरा 2x - 3y, हाँ 4, ठीक दे दिया। ये 2 इक्वेशंस हैं। इससे पहले आप एक बात जान लो, इन दोनों इक्वेशन से पहले आप एक बात जान लो, कहता है कि एक इक्वेशन लिखेगा a1x + b1y + c1 = 0। फिर दूसरा लिखता है a2x + b2y + c2 = 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये एक अलग इक्वेशन है और ये एक अलग इक्वेशन है, दोनों अलग अलग इक्वेशन है। अब दोनों के बीच में हमें रिश्ता ढूंढना है।
अब क्वेश्चन ये दे दिया, पूछता है कि क्या ये पैरेलल लाइन है, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये क्या ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो आप क्या करोगे, ऐसे जो अभी यहां बनाया था हमने, ग्राफ बनाओगे, चार्ट बनाओगे, काटोगे, देखोगे, और क्वेश्चन है सिर्फ 1 नंबर का एमसीक्यू में, 1 नंबर का, और आप प्रोसेस करोगे 50 नंबर वाली, पूरी कहानी विधि लिखेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर करेंगे 1 नंबर पे टिक, पूरा टाइम खत्म, पेपर में अगले दिन रिजल्ट आता है फेल। तो मैथ्स कहता है कि देखो लेंदी चीजें बता तो दी गई हैं, लेकिन कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, तो कुछ शॉर्ट प्रोसेस होता है, उन्हीं लॉन्ग प्रोसेस से निकाल करके शॉर्ट प्रोसेस लाया जाता है, और उन शॉर्ट प्रोसेस का हल और शॉर्ट कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है आपके इक्वेशंस कितने तेजी से अपने हाथ चलते हैं और आपका दिमाग। अब कहता है कि ये बताओ, ये समपाती है, रेखांकिक है, ठीक है, या आपका ये समानांतर है, यानी पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। अब यह एक क्वेश्चन वो भी डाल सकता है कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, क्या है ये भी क्वेश्चन हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट में ही दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो एक्सरसाइज आपको 3.2 में मिलेगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और आई गेस 3 में भी दिया है कुछ क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं कैसे। तो देखो मैंने वहीं इक्वेशन लिखा है, इसका मतलब है जो x के सामने लिखा है वो a1 है, y के सामने लिखा है वो b1 है, और जो इधर लिखा हुआ है वो c है। लेकिन आप जरा देखो, मैंने c तो इक्वल टू किधर तो नहीं लिखा है, यहाँ तो इक्वल टू के इधर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप इसको इधर लेकर आएंगे। चलिए भाई, तो लेकर आते हैं जरा इसको। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू, अब आपकी a1 की वैल्यू हो गई यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, आपकी b1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और आपकी c1 की वैल्यू कितनी होगी -5। अब आपकी a2 की वैल्यू कितनी होगी 2, b2 की वैल्यू कितनी हो गई -3, और c2 की वैल्यू हो गई -4। अब क्या बोलता है ग्राफ कि a1 अपॉन a2 करिए, b1 अपॉन b2 करिए, फिर उसके बाद c1 अपॉन c2 करिए। ये कर दिया आपने, लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना कि आपने ये लिख दिया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो गया। अब आपने a1 की वैल्यू डालो, a1 की वैल्यू 1/2, इसकी है 1/-3, और इसकी है -5 अपॉन -4। अब देखो क्या ये इसके बराबर है, इनकी रेशियो सेम, अनुपात सेम है क्या इसके अनुपात सेम है क्या, इन तीनों का सेम है क्या, यानी इन तीनों का सेम नहीं है, तीनों का सेम नहीं है। इसका मतलब अगर मान लो ये पहले दूसरे का भी, पहला और दूसरे का भी सेम ना हो, तो वो कौन सा इक्वेशन बनता है, कोई इसमें से बताएगा। पहला और दूसरा, यानी तीसरा का तो बात ही नहीं है, पहले और दूसरे पे ही समझ में आ गया। अगर पहला दूसरा सेम तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या तीनों बराबर है, ठीक है। अगर तीनों में से नहीं है तो देखो लास्ट वाला इक्वेशन यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग, या आपका हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर इसका यूनिक सॉल्यूशन, ये तो निकल गया हमारा, ठीक है। अब ये निकल गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब आपको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ये दोनों क्वेश्चन यहाँ है और आपके सामने ये है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। इसके अगला जो टॉपिक है उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इसमें से एक y की वैल्यू निकाल लो और सारे वैल्यू को उसमें अलग कर दो और उसमें दूसरे वाले में ले आकर के रख दीजिए। तो एक सब्स्टिट्यूशन से हम ये क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल वो अगले टॉपिक में हमारा वो आएगा तो उसको वहां पे भी देखेंगे। तो फिलहाल हम एक x की सबूत के लिए देख लेते हैं कि x की वैल्यू एक ही आनी चाहिए और एक ही आएगा। अब देखो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू वाई, हम y यहीं रख लेते हैं, 5 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब देखो ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, हम क्या करेंगे इसको इसमें 1 में डाल देंगे, यानी 2x माइनस 3 y की जगह पे हम पुट करेंगे, यानी 5 माइनस एक्स इक्वल टू कर दिया। अब देखो ये हो गया 2x माइनस 15 और प्लस 3x इक्वल टू इस इधर 15 को इधर भेज दीजिए, तो 3 और 2 जुड़ करके कितना हो गया 5x, और ये इधर आकर के क्या बन गया 4 प्लस 15, यानी हो गया 19, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन। तो ये है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको पहले ये प्रोसेस करना है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ये प्रोसेस करना है। आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखे हैं, सबसे पहले आप उनको अरेंज करेंगे हायरार्की से लोअर, यानी x फिर y फिर उसके बाद c, x y c, उसके बाद ये लिखेंगे आप, ठीक है। प्रोसेस चलना है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप आपका ये है, सेकेंड स्टेप ये है, और थर्ड स्टेप में अब देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो, और थर्ड स्टेप में आपका ये है, और जो आपका फाइनल आंसर है ये फोर्थ स्टेप में आपको पता चल जाएगा देखते के साथ। तो टेबल देखो क्वेश्चन करो, टेबल देखो क्वेश्चन करो, और जहां से 2-3 बार क्वेश्चन आपने किया आपका यूं क्वेश्चन सॉल्व। तो एनसीईआरटी का ये आज का टास्क है, और आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं मैं आपको क्वेश्चन आपको डाल दूंगा उस पर,
लेकिन आपके पास अगर एनसीईआरटी है, आरएस है, या कोई भी बुक है आपके स्टेट बोर्ड का कोई भी बुक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, और कोई भी समस्याएं आ रही हैं तो आप मुझसे पूछो। और कुछ क्वेश्चन डेसिमल में भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके माइनस और कुछ जीरो हो जाएंगे, कहीं 1 हो जाएगा, तो देख करके ऐसा कुछ ये नहीं हो जाना कि क्या दे दिया, ये क्या है क्वेश्चन। पहले प्रोसेस फॉलो करो, ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद। अब उसके बाद मुझे बताओ कि क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहला चीज, अब बोर्ड के तरीके से बात करते हैं, बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा इक्वेशन दिया हो और आपको डायरेक्टली आंसर पूछ रहा हो, तो आपको ये तामझाम तो करना नहीं है। एमसीक्यू का से बात कर रहा हूँ, सिर्फ एमसीक्यू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर एमसीक्यू में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या इक्वेशन अगर लिखे गए हैं आपके सामने, तो आपको सीधा सीधा ये करना है, क्योंकि आपने इतने ये स्टेप जो ना प्रैक्टिस कर लिया है घर पे, तब जाकर के ये अगर ये कर लिया, आप देख करके वहीं बता दो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, या आपका नो सॉल्यूशन होगा। तो आपको यहां से देख करके चीजें समझ में आ जाएंगी, और यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है इस लीनियर इक्वेशन के चैप्टर का। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिलते ही मिलते हैं, या तो एलिमिनेशन से आए, सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आए, या आपको ये मैनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको दे ही। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड टेस्ट देना है तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर मुझे भी टेस्ट देना है इस चैप्टर का। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक टेस्ट अपलोड करूंगा, लेकिन आप पहले बताएंगे एटलीस्ट 20 कमेंट्स आने चाहिए, एटलीस्ट 20 बच्चों के कमेंट आने चाहिए, तभी मैं टेस्ट आपको ऑनलाइन अपलोड करूंगा, और फिर आप टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं, और आपको उसका रिजल्ट मैं बिल्कुल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा आपके जीमेल आईडी पे। तो अपना जीमेल आईडी और ये चीज़, लेकिन 20 कमेंट्स एटलीस्ट होने चाहिए, तभी मैं करूंगा, और अन्यथा कोई फायदा नहीं है 2 बच्चों 1 बच्चों के लिए। लेकिन अगर हाँ वो बच्चे इच्छुक हैं, अगर ईगरनेस है उनमें, तो मुझसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके पास मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब थंबनेल पे, और या आपको वहाँ से आप मुझे टेक्स्ट करिए, फिर उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे आगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।